पानी पे रहना मनुष्य का कोई नया चीज नहीं है। और तैरता केवल पानी में या नदी में नहीं, जमीन पे रहता है। ये एम्फीबियस नेचर है इसका। ये घर जो है जमीन पे रहता है, और जब बाढ़ आती है तो उस समय में ये तैरने लगता है। आगे आने वाले बदलाव को झेलने में सक्षम कैसे होंगे, रेजिलियंस कैसे होंगे, क्लाइमेट रेजिलियंस कैसे होंगे, ये उसका परिकल्पना है। मैं अभी बिहार के आरा में हूँ। बिहार के आरा में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक फ्लोटिंग हाउस है। फ्लोटिंग हाउस को बनाने वाले जो हैं वो आरा के ही रहने वाले कुमार प्रशांत हैं। तो हम ये जानने और समझने के लिए आए हैं कि ये फ्लोटिंग हाउस का निर्माण किस तरीके से हुआ, क्या इसके पीछे उद्देश्य है। बिहार उन राज्यों में से है देश के जहाँ पर हर साल बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। उस प्रभावित लोगों में उनका आर्थिक तौर पर काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे में जब ये फ्लोटिंग हाउस बनाया गया है एक मॉडल के तौर पर, तो ये उन लाखों लोगों की मदद कर सकता है जिनको हर साल बाढ़ में जो है वो विस्थापित होना पड़ता है। मैं अभी बिहार के आरा में हूँ। आरा आने का हमारा उद्देश्य ये है कि मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं वो गंगा नदी पर बना एक फ्लोटिंग हाउस है, और फ्लोटिंग हाउस को तैयार करने वाली शख्सियत जो है हमारे साथ बैठी है, कुमार प्रशांत। बीते 4-5 सालों से लगातार वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। इसके पहले भी वो काफ़ी इस तरीके के काम कर चुके हैं, लेकिन अभी हाल ही में बिहार सरकार ने इस प्रोजेक्ट को जो है वो एक मॉडल के तौर पर विकसित करने की बात कही है और उनसे बात भी की है। हम ये जानेंगे कि बिहार सरकार से किस तरीके की बातचीत आपकी हुई, क्या बिहार सरकार ने कहा है आप लोगों को कि इस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने के लिए। बिहार सरकार से इस पूरे प्रोजेक्ट में पहले तो ये है कि चीफ सेक्रेटरी सर इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिए। उनको काफ़ी मतलब होता है ना कुछ प्रोजेक्ट जो एक बार में लगता है कि हाँ ओके दिस इज़ समथिंग वर्थ टू सी एंड टू अंडरस्टैंड। तो ओवरऑल सर का जो विज़िट था, और विज़िट के बाद में जो मैंने डीएम सर से सुना वो यही है कि हम लोगों को एक फर्स्ट स्टेप में एक छोटा फेज़ 1 बोल सकते हैं, पूरे क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज की जो कल्पना है उसका पहला पार्ट जो है उसमें हम लोग 20-25 घर को प्लान करके और उसको एक प्रोटोटाइप के रूप में हम लोग एक मिनी गांव की तरह उसको क्रिएट करें। ये जगह जो होगी वो ऐसी हो जहां पर आगे जब अगर हमें गांव को बसाना है तो उसके लिए स्किल्स की ट्रेनिंग, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ये सारा काम वहाँ से हो सके। और ये जो छोटा मॉडल गांव का हो, यहाँ पे सारे टेक्नोलॉजीज़, लो टेक टेक्नोलॉजी और जितने भी मतलब हम चाहते हैं सस्टेनेबिलिटी पे काम करना, उसके सारे चीज़ों का इनोवेशन वहाँ पे हो सके और वहाँ पे लोग आके देख सकें और सीख सकें और उस चीज़ को हम लोग बढ़ा सकें। तो अभी की स्टेज में हम लोग बहुत पहले स्टेज पे हैं कि अब हम लोगों ने जो काम किया इतने सालों तक उसको किसी ने सुना, सरकार ने सुना, देखा, और अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसके पेपर वर्क पे काम कर रहे हैं। थोड़ी बिहाइंड द स्टोरी बताइए। ये 4-5 साल का वक्त तो लगा इसको पूरा करने के लिए, कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या इंस्पिरेशन था, और क्या एक तरीके से इस तरीके का मॉडल कहीं बाहर दुनिया में और भी जगहों पर है या भारत में कहीं और जगह पर, और उनसे कैसे अलग है ये प्रोजेक्ट। देखिए फ्लोटिंग हाउसेस तो बहुत हैं, और फ्लोटिंग हाउसेस क्या फ्लोटिंग सभ्यताएं भी होती थी पुराने समय में और आज भी होती हैं। ये पानी पे रहना मनुष्य का कोई नया चीज़ नहीं है। समय के साथ चाहे वो नॉर्वे के आसपास में जो नॉर्वेजियन सभ्यताएं थी वो लोग सेफ रखने के लिए खुद को पानी के बीच में लॉक में स्कॉटलैंड में वहाँ पे घर बनाया करते थे, या फिर मेक्सिको में देखेंगे तो वहाँ भी कम्युनिटीज़ है जो ग्रास को ही रख करके उससे पूरा का पूरा आइलैंड बना करके उस पर रहते हैं। या हमारे यहाँ भी अगर देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें हैं। फ्लोटिंग हाउस का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट हाउस का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि केवल तैरता नहीं हो, और तैरता केवल पानी में या नदी में नहीं, ज़मीन पे रहता है। ये एम्फीबियस नेचर है इसका। ये घर जो है ज़मीन पे रहता है, और जब बाढ़ आती है तो उस समय में ये तैरने लगता है। जब बाढ़ खत्म होती है वापस अपने जगह पे जाता है। तो ये हो गया एक क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। घर इस हिसाब से बना हुआ है कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो अंदर नेचुरली ठंडा रहता है, जब बहुत ठंड पड़ती है तो अंदर गर्म रहता है ना। और ये हीट बेल्ट है, ये आप देखिए कि ये पूरा जो बेल्ट है 45 डिग्री, 44 डिग्री, 48 डिग्री जाने वाला बेल्ट है गर्मियों में, जो कि बढ़ता जा रहा है। और बारिश का भी लेवल जो ये फ्लडिंग का लेवल है वो भी बढ़ रहा है, ठंड भी उसी तरह बढ़ रहा है। तो ये एक ऐसा समझिए कि जर्नी है जिसमें हम लोग केवल बाढ़ ही नहीं, पृथ्वी पे जो बड़े बड़े बदलाव हम देख रहे हैं आगे आने वाले समय में, जो बड़े बदलाव हम लोग देखेंगे नेचर में, उस बदलाव को
मनुष्य कैसे अडेप्ट कर पाएगा और अडॉप्ट कर पाएगा, और कैसे किस टेक्नोलॉजी और लोटेक टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके या हमारा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करके हम लोग उस आगे आने वाले बदलाव को झेलने में सक्षम कैसे होंगे, रेजिलियंस कैसे होंगे, क्लाइमेट रेजिलियंस कैसे होंगे, ये उसका परिकल्पना है। तो ये एक ऐसा गांव जो नए जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल हो और दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल हो कि ये भी एक वे है टू गो फॉरवर्ड। और किस तरीके के मटेरियल्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट के तौर पर वो कितने किफ़ायती हैं? क्या जब ये गांव बनने की बात हो रही है, अब बिहार जैसे राज्य में जहां पर कैपिटा इनकम इतनी कम है, तो ये सस्टेनेबल कैसे हो लोगों के लिए? तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इसको सस्ता रखना। हाँ। सस्ता रखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो जो लोकल चीज़ें यूज़ कीजिए तो सस्ता होगा। कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी हम लेके आएंगे नीदरलैंड से तो सस्ता तो होगा नहीं। तो जो लोकल चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो रीयूज़ हो सकती हैं, मोस्टली यही मटेरियल है। प्लस टेक्नोलॉजी वाइज घुसिएगा और कंस्ट्रक्शन वाइज घुसिएगा तो जो हमारे गांव के लोग घर बनाते हैं वैसा ही घर है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ बॉक्स अलग है, बट छोटी बहुत सारी चीज़ों को मिला करके जब एक साथ जोड़ते हैं तो हमें सॉल्यूशन पता चलता है कि हमारे जो सभ्यताएं थी या हमारे जो कल्चर हैं उसी में छिपा हुआ है वो राज। मिट्टी और गोबर को जब सही तरीके से यूज़ करते हैं तो इंसुलेशन पैदा होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हीट के टाइम में भी वो ठंड देता है। अगर जो वेस्ट ड्रम्स हैं उसको अगर बढ़िया तरीके से यूज़ कर लिए तो वो बॉयंसी दे दे रहा है, घर तैरने लग जा रहा है। जब आपको बहुत ठंड पड़ रही है तो यही इंसुलेशन अंदर से गर्म रख रहा है। जब ये तो भूकंप विरोधी भी है, क्योंकि ऐसे ही बाढ़ के समय में तो पूरा का पूरा पानी ऐसे ऐसे होता है, तो पूरा ये स्ट्रक्चर आप देखिएगा कि वेव इफेक्ट होता है इसका। आपको लगेगा कि उधर से उठा फिर इधर गया, इधर से उठा। तो एक तरह से आइडिया यही है कि पूरा जो गांव हो वो क्लाइमेट के लिए तो है ही, क्लाइमेट से तो हमें बचना ही है, बट अगर क्लाइमेट से बच भी गए तो मनुष्य धीरे धीरे बढ़ने वाली हैं, हमारा जो नंबर है वो बढ़ने वाला है। हम डोमिनेटिंग स्पीसीज़ हैं, हम डोमिनेट कर रहे हैं प्लानट पे, सारे अदर स्पीसीज़ कम हो रहे हैं, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। तो आगे के समय में हम लोग अपने ही स्पीसीज़ को फीड करने के लिए कैसे खाना को उगाएंगे, किस किस तरह से हम लोग जो है इन्वायरमेंट में जो चेंज है उसके थ्रू भी खाना अपना उगा पाएँ, बचा पाएँ, सेव कर पाएँ, एनर्जी कैसे उगा पाएँ। ये मतलब एक अलग लेवल पे सोचिए कि हमारे पास कम से कम ज़मीन है, अगर खेत हमारा ख़राब हो जाता है बाढ़ में तो हो सकता है हमारे पास ऐसे ऐसे फार्म भी हो जो बाढ़ में तैर जाए, जिसमें हमारा जो बेसिक खाना है रिसोर्सेज बच जाए। हो सकता है कि हम वर्टिकली टावर्स इतने क्रिएट कर दें कि हमें बाढ़ से कोई इफेक्ट उसको ना पड़े, हमारा खाना हमेशा बढ़ता रहे। तो आखिर हम खोजेंगे तभी हम जानेंगे और तभी कुछ निकलेगा। तो ये पूरा जर्नी जो है यही है कि हम लोग आगे आने वाले बड़े बदलाव को में जो केओस पैदा होता है वो केओस ना पैदा हो, उसके लिए हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या सॉल्यूशन के तौर पे देके जा रहे हैं। और आपने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बिहार को चुना, आरा को चुना। अब बिहार जैसा राज्य जहाँ पर मोस्ट अफेक्टेड है ये फ्लड्स से, यहाँ पर गंगेटिक प्लेन हो चाहे उत्तर भारत में कोसी का रीजन हो, तो फ्लड हमेशा हर साल लगभग आती है यहाँ पर। तो ये चुनने का क्या कारण था और किस तरीके से ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा अगर ये एक्सपेंड होता है, ये विलेज का कंसेप्ट जो है और विलेजेस बनते हैं, बहुत सारे विलेजेस जो है वो बह जाते हैं साल में, तो वो किस तरीके से कारगर साबित देखिए होगा? अभी तक हम लोग जहाँ तक पहुँचे हैं अपने वर्क में, ये तो समझ में आ गया है कि ये बाढ़ में काम कर रहा है। 3 साल हो गया, 3 साल के हैवी फ्लडिंग पे ये मेन स्ट्रीम नदी में भी झेल लिया खुद को। और बिल्कुल हम लोगों ने छोड़ दिया था टेस्टिंग पे कि जैसे रॉ फॉर्म में जैसे है, सड़े गले जो हो बचा हुआ है। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि बचेगा भी। 6 लाख का घर क्या होता है, 6 लाख रुपए में आपको आजकल गाड़ी नहीं आती है ना। तो 6 लाख में बना हुआ घर जो बाढ़ से भी आपको बचा ले और गर्मी से भी बचा ले, ठंड से कुछ ज़्यादा ही हम डिमांड कर रहे हैं कम अमाउंट में, बट ये पॉसिबल है, ये पता चल गया हमें। इस बार हम लोगों ने कोशिश किया और कॉस्ट को कम करें ताकि वो अफोर्डेबल हो जाए कम्युनिटी के लिए। आपका क्वेश्चन है कि बिहार क्यों? बिहार को देखिएगा तो बिहार मोस्ट फ्लडेड ही नहीं, बिहार पूरे साउथ ईस्ट एशिया का मोस्ट वनरेबल स्टेट है फॉर क्लाइमेट चेंज। दुनिया में जलवायु परिवर्तन में के इफेक्ट को झेल के उससे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसमें बिहार सबसे बड़ा राज्य है इस चीज़ को झेलने वाला। और दुर्भाग्य से सबसे वन ऑफ द ज़्यादा पॉपुलेशन वाला भी है, इकोनॉमिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो जो यहाँ पे फार्मर्स हैं या फिर जो यहाँ पे वो लोग हैं जिन लोगों का फ्रंट लाइन में घर है या लो लैंड एरिया में घर, ज़मीन तो छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हैं, और वो
घर बनाते हैं तो बांस का, गोबर का, जैसे तैसे बनाते हैं, वो बनाए और बाढ़ में वो फिर टूट गया। या इस बार तो जवनिया का आप देख ही रहे हैं वीडियो, सारा 2-2 मंजिले 3-3 मंजिले के कंक्रीट घर थे, टूट के गिर गए सारे नदी में। तो जो ये इफेक्ट लॉस है, अगर इस तरह का लॉस हर साल होता रहेगा तो वो आदमी तो 3-4 महीना तो वो अपने लाइफ लॉस को बचाने के पे रहेगा और फिर अपना काम करेगा, मतलब जीरो से स्टार्ट, हर साल जीरो से स्टार्ट। पहले घर गया, रिसोर्सेज गया, गाय बकरी है तो वो मर गया, तो लाइफ लॉस हुआ। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे तो एक हैवी लॉस होता है हर साल बिहार में। अगर हम लोग विस्थापन को रोक पाए, बाढ़ आता है, ये होता है तो क्या करते हैं लोग, छोड़ छाड़ के बांध पे जाके बस जाते हैं, नहर पे या रोड पे रहते हैं, सड़क किनारे अपने विस्थापित हो जाते हैं उस समय के लिए। 2-3 महीना उनका लाइफ डिस्टर्ब रहता है। अगर वो 2-3 महीना भी उनका ना डिस्टर्ब हो, तो आप सोचिए 3 महीने का आर्थिक, अगर आपकी कमाई रुक जा रही है और आप स्टैग्नेंट हो जा रहे हैं, तो स्टेट का कितना बड़ा लॉस है, कितना बड़ा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन बेरोजगार हो जाता है 3-4 महीने के लिए, या फिर लॉस में चलने लगता है। तो उसको रोकेंगे अगर हम, तब तो फ्लरिशमेंट की तरफ जाना है, तो हमें हमारे प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। और प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि ये खाली फ्लडिंग नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज है। और हम लोग का जो ये जहाँ हम बैठे हुए हैं, ठीक हिमालय पे ऊपर में ग्लेशियर्स हैं और पिघल रहे हैं तेज़ी से, तो पानी तो और बढ़ना है अभी के टाइम में। हाँ, एक टाइम आएगा जब ख़त्म हो जाएगा, सब ऊपर भी ख़त्म हो जाएगा तो कुछ रहेगा ही नहीं, शायद वो भी हम लोग अपनी जनरेशन में देख लेंगे। लेकिन उससे पहले का जो जर्नी है उसको तो झेलना है, तो उसके लिए अडेप्ट करना पड़ेगा, हमें स्मार्टली अडेप्ट करना पड़ेगा। इस जर्नी तक आने से पहले आप क्या कर रहे थे, वो किस तरीके का सफ़र था आपका? जर्नी तो बहुत लंबा रहा। एक तो बिहार के उस मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ कि बिहार में रह के स्कोप ही नहीं था, और यहाँ रह जाएंगे तो फैमिली को पता था कुछ कर नहीं पाएगा। तो पापा मम्मी ने जोर दे के सपोर्ट करके यहाँ से भेज दिया इंजीनियरिंग करने पूना, जैसे सारे जाते थे। कोई मेडिकल करता था, कोई इंजीनियरिंग करता था, हम इंजीनियरिंग वाले में चले गए। और उसके बाद पता चला कि इंजीनियरिंग जो है या एकेडमिक जो तरीका था कॉलेज का, स्कूल का, वो मेरे पल्ले उतना नहीं पड़ता था। और लेकिन मैं टेक्निकली साउंड था, वर्कशॉप में टाइम ज़्यादा बिकता था, वेल्डिंग मशीन से और कार से मोटरसाइकिल्स के साथ ज़्यादा समय जाता था। तो अपने पैशन को जीता गया। पर एक समय जब आया तो ये सब छोड़ करके, हाँ, नेचर से कनेक्टेड था उस ज़माने में, उस समय भी कभी भी था, तो मुझे नेचर में ज़्यादा अच्छा लगता था, फील बेटर होता था। और मैं हमेशा ट्राई करता था शहर को छोड़ करके पहाड़ों पे चला जाऊं, तो समय खूब जाता था, इंस्पिरेशन वहीं से मिलता था। तो वो सब करके खुद को, अपने आप को एक अपसाइक्लिंग आर्टिस्ट की तरह इस्टेब्लिश किया, वेस्ट के साथ काम करने लगा, वेस्ट को अपॉर्चुनिटी में डेवलप करने लगा। रेजिलिएंट, मतलब समझिए कि एक लाइवलीहुड का फॉर्म था वो अब बिल्कुल नया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथों हो रहा है। उस ज़माने में बहुत कम, इक्का दुक्का लोग होते थे जो अपसाइक्लिंग करते थे, और अपसाइक्लिंग टर्न भी बहुत नया था 2012 में। तो इस तरह से ये पूरा जर्नी स्टार्ट हुआ एज अपसाइक्लिंग आर्टिस्ट, इस्टेब्लिश्ड हो गया और एज ए एंटरप्रेन्योर काम करने लगा पूना में। इस्टेब्लिश होने के बाद में फिर जब ये लगने लगा कि अब शहर और जो लाइफ का मोटिव है वो मैच नहीं कर रहा है, और मुझे ज़्यादा बेटर लगता था कि जहाँ का हूँ वहाँ आ जाऊँ, बिहार का रहने वाला हूँ, सब तो बाहर चले जाते हैं, कुछ कुछ करते हैं, तो ये प्लान हो गया कि वापस आऊँगा। लेकिन उस बीच में एक ऐसा मौका आया जब भारत से लंदन की एक यात्रा जो है मोटरसाइकिल पे, वो प्लान हुआ। और राइडर था, शुरुआत से था, मशीन्स और इंजन के साथ हमेशा लगा रहता था, रेसिंग करता था। तो इंडिया से स्कॉटलैंड की जर्नी पे निकला, और बिना पैसे की पूरी जर्नी पूरी हुई, फंड रेज करते हुए, बस्किंग किया रोड पे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ा वहाँ पे, हर तरह से हम लोगों ने हर तरह का काम करते हुए और प्रोजेक्ट्स करते हुए, और एक बहुत बढ़िया सुंदर जर्नी बना वो, जिसमें खाली एक्सप्लोरेशन नहीं था, जिसमें हम लोग मोटरसाइकिल बोल सकते हैं इसको, प्रोजेक्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल जर्नी बोल सकते हैं, कि ग्रास रूट प्रोजेक्ट्स करते हुए ऑन सस्टेनेबिलिटी, ऑन कम्युनिटी वेलबींग, ऑन अब उसको, मतलब उसको इतने कम शब्दों में नहीं बोला जा सकता, बट 4 साल में 22 कंट्री को बाई रोड क्रॉस किया। और आप जानते हैं कि जब आप बाई रोड चलते हैं और सभ्यताएं चेंज होती हैं, और हर पहाड़ और नदियों के बाद में भाषाएं चेंज होती हैं, खाना, लोग, ज्योग्राफी, उन सब को देखते हुए, महसूस करते हुए, काम करते हुए, सीखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, तो वो एक समझिए कि मेरे लाइफ का एक पीएचडी या पढ़ाई बोल सकते हैं। 4-5 साल का एक ग्राउंड वर्क इतना हुआ कि उससे जो कुछ सीखा, जो नेटवर्क बने, जिस देश में जाके जिनको सपोर्ट किया, आज वो हमको सपोर्ट करने लगे। इस तरह से एक अपना जर्नी तैयार हुआ। वसुधैव कुटुंबकम हमारा एजेंडा था, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली। ये वो एरा था जब
बम्बार्डमेंट चलना स्टार्ट हो रहा था, स्टार्ट क्या हो ही रहा था, सीरिया वगैरह में बम चल रहे थे, आज भी वैसा ही दुनिया है। तो भारत का जो ये विजडम है वसुधैव कुटुंबकम, ये तो इतना स्ट्रांग है कि और ये लोगों में दिखता था, पूरे जर्नी में हम लोगों ने ये फील किया। अननोन देश के लोग जहाँ पे ना भाषा चलती थी ना कुछ, वहाँ के लोग गले लगा के घर ले जाते थे, तो वो तो हम लोगों ने रहा और महसूस किया। तो उस पूरे मेमोरी को लेकर के वापस में बिहार आ गया, और बिहार आने के बाद में जब वास्तव में यहाँ पे फ्लड के जिस स्केल को देखा मैंने, तब वहाँ पे मुझे ये लगा कि इसका सॉल्यूशन आपदा के बाद जाके सपोर्ट करने में नहीं है, हमें कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि ये रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं कि फ्लडिंग रुक जाएगा और गर्मी जो बढ़ रही है वो रुक जाएगा। तो नेचुरल प्रोसेस है, हर साल आना ही है। आना ही है, और हर साल स्केल अप हो रहा है। हाँ, राइट। हर साल की गर्मी बढ़ ही रही है, कम तो नहीं हो रही है ना। ऐसा नहीं, कभी हमने नहीं सुना कि इस साल थोड़ा गर्मी कम हुआ। हर साल पिछले 10 साल से ही सुन रहे हैं कि इस साल थोड़ा ज़्यादा है। तो सुन क्या रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो फिर हुआ कि काम अब करना पड़ेगा इस पे, और इसीलिए बिहार आकर के मैंने बिहार को इसीलिए चुना कि एक तो बिहारी हूँ, बिहार में जब फ्लड होता है, बिहारी लोगों को दुख होता है, तो एक कहीं ना कहीं अंदर से तो एक दुख हमेशा रहा है। प्लस बाहर रहा हूँ और मॉक हुआ हूँ, बिहारी कह के लोग मॉक कर ही देते थे। महाराष्ट्र में उस टाइम का हूँ जब MNS पूरा उत्पात मचाता था, भगाओ बिहारियों को, इनको भगाओ। तो वो सब टाइम हम लोगों ने झेला हुआ है, देखा हुआ है। अंदर कहीं ना कहीं रहता था कि बिहार को बेटर करने पे काम करना है, उसी का पार्ट बनना है। तो इसलिए सब करने के बाद में बिहार आ गया, और 2020 से इस काम को स्टार्ट किया हूँ। टीम बनाना, ट्रेनिंग देना, वर्कशॉप बनाना, मतलब बेस से स्टार्ट करना, जीरो, मतलब खेत से धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, आइडियाज़ को तैयार करना, टीम को तैयार करना। पहली बार जब प्लान रखा तो सब बोले भैया पगला गए हैं। बोला मैंने कि घर बनाना है कि पानी में तैरेगा, तो सब बोले पानी में तो घर तैरता भैया, एकदम पगला चुके हैं अब इनको। लेकिन धीरे धीरे जब होने लगा तो इनको ही अब इन चीज़ का एम्पावरमेंट मिला ना। जब घर रहता था तो ये खुद ही उस एम्पावरमेंट, वो पेपर में आया हुआ हम लोग का फ्लोटिंग हाउस है, हम लोग का बनाया हुआ। तो ये एक जो होता है, इस बिहार के लड़के और गांव के लड़के और इन लोगों ने, जिन लोगों ने काम किया, जिस लाइफ से आते हैं, ये वहाँ से आ करके और इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होकर प्राउडली खड़ा होना और चीफ सेक्रेटरी से हाथ मिलाना, तो एक अलग लेवल पे उन लोगों को भी। तो यही है, ये पूरा एक जर्नी ही रहा अभी तक, और आगे भी जर्नी लग रहा है। तो अभी आप लोग बिहार गवर्नमेंट के साथ किस तरीके के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? बिहार गवर्नमेंट के साथ अभी हम लोग एज अ मतलब फ्लोटिंग हाउस प्रोजेक्ट को देखें तो अब हम लोग बस उस जगह पे हैं जहाँ हमें एज अ प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, जगह सेलेक्ट करनी होगी, सारे ऑफिशियल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करना होगा इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोग उस टाइम पे ही अभी हैं, और उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और फ्लोटिंग हाउस के अलावा जो आपका स्कल्पटिंग वाला जो प्रोजेक्ट है, उसको आप ऐसे समझिए कि वो है, एक तो मैं स्कल्पचर आर्टिस्ट हूँ या अपसाइक्लिंग आर्टिस्ट हूँ, इसलिए वो है, बट वो प्रोग्राम है रेजिलिएंट लाइवलीहुड प्रोग्राम, कि लाइवलीहुड जनरेट करने का एक तरीका है। आगे आने वाले समय में या अभी भी स्क्रैप जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज बनते जा रहा है ना, क्योंकि इकट्ठा होते जा रहा है हर तरह का। जो प्लास्टिक वाले हैं वो लैंडफिल में जा रहे हैं, कोई कांच का हो रहा है, कहीं पे वेस्ट मेटल का हो रहा है, तो मैं अलग अलग सेगमेंट है इसमें। तो चूँकि इतने सालों से काम करते आए हूँ स्क्रैप के साथ, और वो अच्छा लगता भी है, आर्टिस्ट हूँ, बनाना अच्छा लगता है, ट्रेन करता हूँ लोगों को उसी में। तो सेंटर ऑफ रेजिलियंस के अंदर जो ये प्रोग्राम है, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि वैसे लोग जिनका एजुकेशन लेवल नहीं हो पाया, ना कर पाएंगे, और उनको पकड़ करके ऐसे स्किल्स को, हार्ड स्किल्स को सिखाना जिसमें वो वेस्ट को अपसाइकिल करके कोई प्रोडक्ट बनाने में मास्टर बन जाए। और वो अगर वैसे ट्रेंड हो गए तो फिर उनका आगे का लाइफ जो है वो ईजी होगा। तो जितने भी लोग अभी काम कर रहे हैं हमारे यहाँ सेंटर पे, सब वैसे ही बैकग्राउंड, कोई दिहाड़ी वाला मजदूर था, कोई आज के दिन में वो स्कल्प्टर बन चुका है, कोई जो नॉर्मल मैकेनिक था, मैकेनिक के अंडर काम करने वाला था, वो आज के दिन में मूर्ति बना रहा है बड़े बड़े, या फिर डिजाइनिंग प्रोसेस को सीख रहा है। तो इस तरह से हम लोग का काम है कि ट्रेनिंग देना और ट्रेन करके इस चीज़ को बढ़ाना, कि बिहार, मतलब विजन मेरा ये है कि बिहार को मैं देख रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में बिहार दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए कि वेस्ट को हम लोग कैसे अपॉर्चुनिटी में डेवलप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। आपने इतने विस्तार से बताया कि फ्लोटिंग हाउस क्या है, आपके एजेंडाज़ क्या हैं, आपके गोल क्या है। अब देखना ये होगा कि कब तक ये मॉडल विलेज जो है वो तैयार होता है, क्या क्या उसमें सुविधाएं होती हैं, और किस तरीके से बिहार में जो लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें कितना असरदार ये फ्लोटिंग विलेज होता है। बिहार के आरा से कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।